आज की कहानी का शीर्षक है समय का चक्र। आइए चलते हैं इस जीवंत कहानी की यात्रा पर। ये कहानी है गांव में रहने वाले एक जमींदार परिवार और एक मजदूरी करने वाले किसान परिवार की। जमींदार के पास एक समय अथाह जमीन हुआ करती थी और उसके खेत में गांव के गरीब किसान, जिनकी जमीन या तो बहुत छोटी थी या जिनके पास जमीन थी ही नहीं, आकर खेती करते थे और कुछ मजदूरी या बटाई के तहत अपना हिस्सा लेकर जाते थे। ऐसे ही एक गरीब किसान के परिवार से आता है हमारे कहानी का मुख्य पात्र विनोद। विनोद के पिता मूलतः किसान थे, किंतु अपनी जमीन पर इतनी फसल नहीं हो पाती थी कि उससे भरण पोषण भी हो जाए और कुछ पैसे बचा भी पाए। इसी कारण वे अपने जीवन काल में जमींदार की जमीन पर भी मजदूरी करते थे, जिससे उन्हें कुछ नकद राशि मिल जाती थी। इसी दौरान विनोद के पिता ने जमींदार से जमीन का एक हिस्सा कर्ज पर अपने अधीन खेती करने के लिए ले लिया था। अर्थात अब उस खेती में विनोद के पिता को जमींदार को बटाई देने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु एक मूल राशि थी जिसे धीरे धीरे चुकाने की बात हुई थी। खैर, विनोद के पिता अपनी जमीन पर भी खेती करते और जमींदार की राशि चुकाने के लिए उनके खेत में भी श्रम करते। इसी तरह विनोद के परिवार के कुछ और सदस्य, जैसे विनोद का बड़ा भाई और उसके दो चचेरे भाई भी जमींदार की जमीन पर खेती करने के लिए निर्भर थे। तब समय ऐसा था कि जमींदार गांव के लिए एक सपोर्ट की तरह मौजूद थे और अपने मुनाफे के अलावा गांव के घटे बड़े में भी अपना सहयोग देते थे। किंतु शक्ति और धन के रहते हुए भी अहंकार से अनछुए रह जाए, ऐसा तो विरलों में ही देखा गया है। तो जमींदार भी अपनी धन, शक्ति और वर्चस्व के कारण रौब और अहंकार से पूरी तरह कहां बच पाए थे। इसी तरह कुछ समय बीता। विनोद के पिता अब वृद्धावस्था को हो चले थे और मेहनत मजदूरी करना अब उनके बस की बात न थी। विनोद भी 7वीं 8वीं में पढ़ने लगा था। 12-13 साल की उसकी उम्र थी और जमींदार साहब जब भी उसे फसल बुवाई या कटाई के लिए बुलाते तो वह अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा समय बचाकर वहां उपस्थित हो जाता। जमींदार का भरोसा भी विनोद के परिवार पर बना हुआ था। लेकिन समय अब कुछ इस तरह से परिवर्तनशील हो रहा था कि जमींदार के वर्चस्व में भी कुछ कमी आने लगी थी। अब छोटे किसानों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई थी, क्योंकि कई किसान या तो अपनी जमीन पर खेती करने लगे थे या एक पीढ़ी की अब उम्र निकल चुकी थी और उनके बच्चे श्रम के लिए अब तत्काल उपस्थित भी नहीं होते थे। आगे कुछ समय बीतता है। इसी क्रम में जमींदार साहब विनोद से 3-4 बार अपने जमीन पर फसल बुवाई के लिए आने के लिए कह चुके थे। अब विनोद 10वीं में पढ़ रहा था। एक दिन जब जमींदार विनोद के घर पर आते हैं, तब वो स्कूल जाने के लिए निकलने वाला था। उसकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। जमींदार साहब कहते हैं कि कल सुबह किसी भी हाल में फसल कटाई के लिए खेत पर पहुंच जाना। अब कोई आनाकानी नहीं चलेगी। विनोद कहता है कि मुझे मेहनत करने से परहेज नहीं, परंतु एक हफ्ते बाद से मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मेरी पहली प्राथमिकता इस परीक्षा को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करने की है। इसीलिए जमींदार साहब, आप मुझे क्षमा करें, मैं कल उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। यदि आप कहेंगे तो मैं परीक्षा समाप्त होने के बाद 2-3 महीने के अंतराल में आपके यहाँ आकर श्रम करूंगा। जमींदार कहते हैं, 2-3 महीने में तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। जब कटाई का समय आ चुका है तो मैं तेरी परीक्षा खत्म होने का इंतजार करूं। किसी भी हाल में कल सुबह पहुंच जाना। और यह जो पढ़ाई का भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा है, उसे तब पूरा करना जब पिताजी के द्वारा लिए गए ऋण को चुका लो। अभी भी 40,000 रुपये बकाया है और न तो पिता श्रम पर आते हैं और बेटे से कहो तो पढ़ाई का हवाला देकर साहब बनता है। इसके अगले दिन जमींदार बाबू सुबह से ही विनोद के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। 3 घंटे बीत गए, परंतु विनोद नहीं आया। तब आखिर वे निकल पड़ते हैं विनोद के घर की ओर, विनोद से 2 टूक बात करने।
जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विनोद बस स्कूल के लिए निकलने ही वाला है। अब उनका गुस्सा नियंत्रण में नहीं रहता। वो कहते हैं कि कल समझा कर गया, फिर भी आज ढीठ की तरह तैयार होकर स्कूल जा रहा है, जैसे कि इसी परीक्षा से कलेक्टर बन जाएगा। कलेक्ट्री करनी थी तो उधार पर जमीन नहीं लेना चाहिए था, और यदि चुकाने की हैसियत ना हो तो साहब बनने के भी सपने नहीं देखने चाहिए। विनोद कहता है कि जमींदार साहब, आपके बेटे के समान हूं। ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। आशीर्वाद देने की जगह अब शब्द समान आलोचना कर रहे हैं। मैं विवश हूं। आपके एक हफ्ते की फसल कटाई के लिए आप मेरे पूरे साल की मेहनत को अनदेखा नहीं कर सकते। और ऐसा कहकर स्कूल के लिए निकल जाता है। जमींदार बाबू झल्लाकर कुछ बड़बड़ाते हुए गुस्से में वापस लौट जाते हैं। विनोद अपनी परीक्षा तो दे देता है, किंतु जमींदार बाबू के द्वारा कहे गए कठोर शब्द और खेती पर आने के लिए उनके द्वारा दिए गए दबाव से परेशान रहता था। 15 दिन बाद जब जमींदार बाबू वापस एक बार विनोद से मिलकर उसे समझाने आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि विनोद 2 दिन पहले ही गांव छोड़कर शहर चला गया है। दोस्तों, आगे क्या हुआ? समय के चक्र ने किसे सही साबित किया और किसे गलत? विनोद शहर जाकर कैसे संभल पाएगा? क्या जमींदार साहब के ऋण वाली बात सही थी? और कैसे होगा समय का अनोखा न्याय? जानेंगे भाग 2 में।